हम आपको दिखाते हैं खबरें जो कि राज्यों से होती हुई जुड़ी। मैं हूं आंचल गुलाटी और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस वक्त की खास सुर्खियां। साइप्रस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए हुए रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए दोनों देश। पीएम ने कहा, भारत साइप्रस मिलकर बनाएंगे अगले 5 साल का रोड मैप। प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस III से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों को यह सम्मान किया समर्पित। साइप्रस के राष्ट्रपति को दिया भारत आने का निमंत्रण। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जारी की अधिसूचना। 2 चरणों में कराए जाने का ऐलान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना। और महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। मई में 14 महीनों के निचतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। फ्यूल से लेकर खाने पीने के सामानों की कीमत में गिरावट। तो पहली खबर जुड़ी हुई है आजमगढ़ से, जहां क्यों लगे हैं मकान बिकाऊ है के पोस्टर। इस पर हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट। जहां आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव के छोटापुरा में रहने वाले एक वर्ग के परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें आए दिन मारपीट, गाली गलौज और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और इस गांव में एक वर्ग के 40 परिवार रहते हैं, जो अब अपने घर बेचकर दूसरी जगह जाने की तैयारी में है। वजह क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आजमगढ़ में लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर। छोटापुरा में 40 हिंदू परिवारों ने खुद को बताया असुरक्षित। गांव के बहुसंख्यकों के डर से हिंदुओं का पलायन। महिलाओं से हुई छेड़खानी। विरोध करने पर दलितों को पीटा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव में हिंदू परिवारों ने दहशत के कारण पलायन की चेतावनी दी है। बमहौर गांव के छोटापुरा में रहने वाले हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें आए दिन मारपीट, गाली गलौज और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वे पलायन करने को मजबूर हैं। बमहौर गांव की आबादी लगभग 10,000 है। इस गांव में हिंदुओं के करीब 40 परिवार रहते हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, तो करीब 200 घर मुसलमानों के हैं। हिंदुओं के सभी परिवार अब अपने घर बेचकर दूसरी जगह जाने की तैयारी में हैं। घर इसलिए बेच रहे हैं कि ये मुस्लिम लोग हम लोग का ना त्योहार मनाने देते हैं, ना शादी विवाह करने देते हैं, इस वजह से घर बिक रहा है। हिंदू की आबादी यहाँ पर कम है और कोई पूजा पाठ या कोई त्योहार हो या शादी विवाह हो, लोग हर बीच में टिप्पणी करते हैं। कुछ न कुछ झगड़ा अपने से ही खोजते हैं। हम लोग अल्पसंख्यक हिंदू हैं, चारों तरफ से मुस्लिम से घिरे हुए हैं और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो ये लोग विवाद करते ही रहते हैं। ये घटना आज की नहीं है, कई 4-5 बार हो चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे मौकों पर हमें परेशान किया जाता है। न बाजा बजाने दिया जाता है, न डीजे। लड़कियों के डांस का वीडियो बनाया जाता है और छेड़खानी की जाती है। हम लोग अपना घर बेचना चाहते हैं, इसलिए कि सब छोटे छोटे बच्चे सब लोग आते जाते हैं बाहर, उन्हें चारों तरफ से गिरने से हम लोग को सभी लोग कब मार देंगे, कब क्या कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। हम लोग का शादी विवाह होता है, मुस्लिम लोग नहीं करने देते हैं। पहले के लोग रहते थे तो बाजा वाजा बजता था, बंद करवा देते थे। आप लोग बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो ये लोग मारपीट करते हैं। 2 वर्गों में तनाव के बीच हिंदू वर्ग के पलायन को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यहां जल्द ही पुलिस चौकी का अस्थायी निर्माण किया जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पीड़ित ज्यादा लोग हैं और पीड़ित इतने ज्यादा हैं कि लड़कियों को मारा गया है, छेड़खानी हो रही लड़कियों से, तो ये बहुत गलत चीज हो रहा है। हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी गलत कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए।
पुलिस प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में वीडियो फुटेज से चिन्हित कर मुकदमा दर्ज किया गया है और लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जमीन मिलते ही जल्द से जल्द यहां चौकी भी स्थापित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है, लेकिन झारखंड के गिरिडीह के धार धरवा गांव का हाल बेहाल है। गिरिडीह जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है और जिंदगी सुविधाओं के लिए तड़प रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड का धारा धरवा गांव आज भी विकास से कोसों दूर। गिरिडीह के धारा धरवा गांव का हाल बेहाल। आजादी के 7 दशक बाद भी विकास की धारा से महरूम धारा धरवा। स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार। झारखंड सरकार की लापरवाही से क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ा। धारा धरवा गांव अब भी बना हुआ है टापू, बरसात में थम जाती है जिंदगी। गिरिडीह का धार धरवा गांव विकास की धारा से अभी भी अछूता है। 500 की आबादी वाले इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। बरसात के समय तो यह गांव टापू बन जाता है और स्थानीय लोग घरों में कैद होने को विवश है। झारखंड में दावों के इतर हकीकत चिंताएं पैदा करती है। आजादी के 7 दशक बाद भी गिरिडीह के धार धरवा गांव के लोगों को विकास का इंतजार है। यह गांव 3 ओर से नदी और एक तरफ पहाड़ से घिरा है और पहुंच मार्ग के अभाव में बरसात में यह टापू बन जाता है। सुविधाओं के लिए तड़पती यहाँ की जिंदगी तंत्र को हालात के लिए जिम्मेदार मानती है। कि बोल हमने बोले भोटा देबो ना तो बोल हमने पुला देखो जे देबो, रोड देबो, सब देबो, और जब जेल गेलो तो अभी रोडवो ना दे हो न कुछ ना दे हो, हमने से बतौन करे हो कुछ नहीं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ बरसात के दिनों में अनाज और नमक तक की कमी हो जाती है। यही नहीं, गांव में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे सिर्फ खाट का ही सहारा है, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस सेवा दिवा स्वप्न के समान है। नदी में पानी पड़ने से नदी भर जाती है, टापू हो जाती है। उसमें आने जाने का कोई समस्या, मतलब जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम उधर से गुजरेंगे। और इधर से एक दलदल माटी है, इसमें आने जाने गाड़ी बाइक और साइकिल तो दूर रखिए, पैदल ही चलना मुश्किल का आदमी को होता है। इस गांव में विकास की किरण पहुंचाने की कोशिश जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई, लेकिन धरातल पर उतर नहीं सका। इलाके के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा का कहना है कि तंत्र का पूरा सहयोग न मिलने के कारण उनका प्रयास काम नहीं आया। और एक सिंगल गांव के लिए जो आवश्यकता थी, रोड भी होना जरूरी था। अगर हम पुल बनाते, हम पुल बनाने की बात सोच रहे थे, परंतु जमीन की जो हमने चर्चा किया तो गांव वाले एग्री नहीं कर पाए। भाजपा नेता और पूर्व मुखिया अरुण हाजरा का कहना है कि ग्रामीणों को मुसीबतों से उबारने के लिए तंत्र को संवेदनशीलता दिखानी होगी, तभी हालात बदलेंगे। और वहाँ अधिकतर हरिजन आदिवासी लोग ही रहते हैं, जो सब तरह से संपन्न नहीं है। गरीब लोग वहाँ है, मोहली हैं, जो अपना टोकरी बीन करके गुजर बसर करते हैं। गरीब गाँव है, इसलिए वहाँ नदी में पुल बनना और रोड बनना बहुत जरूरी है, तभी विकास दिखाएगा कि झारखंड का विकास होगा। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दल जनता को आश्वासनों की घुट्टी पिला रहे हैं। झामुमो नेता पिंटू हाजरा ने कहा कि इलाके की समस्या का शीघ्र निदान होगा। नदी एवं पुल के लिए अनुशंसा के लिए माननीय विधायक गांडे विधायक कल्पना सोरेन अनुशंसा के लिए भेजा गया। विकास पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वार पलटवार के अपने मायने हो सकते हैं, लेकिन इस गांव की तस्वीर जरूर बदलनी चाहिए। देश जहां 5G से आगे निकलने और चांद पर पहुंचने की तैयारी में है, वहीं गिरिडीह के इस गांव में पहुंचना तक मुश्किल है, जो झारखंड के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। देश में शीर्ष स्तर पर विकास को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी सबों को कदम ताल करने की जरूरत है, ताकि विकसित भारत का सपना साकार हो सके। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारत में आम बहुत पसंद किया जाता है, पसंदीदा फल इसको हम मान सकते हैं, और ख़ासकर गर्मी के मौसम में लोग अलग अलग तरह के आम खाना पसंद करते हैं। बिहार में एक अनोखी प्रतियोगिता हुई, इसमें लोगों ने खूब आम खाए। मधुबनी ज़िले के सरिसपाही गांव में ये आम महोत्सव मनाया गया और ये एक ऐसा आयोजन था जो आम के शौकीनों और तमाम जो पर्यटक थे और मिथिला की अनूठी आम विरासत की खोज में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करता है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। मिथिला मैंगो फेस्टिवल में रसीले आमों की मची धूम। फेस्टिवल में 150 किस्म के आमों का लोगों ने चखा स्वाद।
मिथिला में उगाई जाने वाली आम की किस्मों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई। आम के शौकीनों के लिए अनोखे स्वाद और आनंद लेने का अवसर मिथिला की अनूठी आम विरासत को लेकर कर रहा है आकर्षित। बिहार के मधुबनी जिले में स्थित सरिसप पाही गांव इन दिनों एक अलग तरह के उत्सव को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। ये उत्सव फलों के राजा आम को लेकर है, जिसका नाम रखा गया है मिथिला मैंगो फेस्टिवल। ये उत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। चौथे मिथिला आम महोत्सव में बिहार के मिथिला क्षेत्र में उगाई जाने वाली आम की किस्मों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। इस आयोजन के मुख्य आयोजक मदन झा ने बताया कि ये त्योहार आमों की समृद्ध विविधता का उत्सव है। आम के शौकीनों के लिए फलों के अनोखे स्वाद और बनावट का पता लगाने और उनका आनंद लेने का अवसर है। 2 दर्जन 2.5 दर्जन से अधिक जो आम उत्पादक किसान हैं इलाके के, वो इसमें भाग ले रहे हैं और तरह तरह के आम का प्रदर्शन के साथ साथ आम से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम होता है, जो क्या समस्या उनको होता है, किसानों का क्या समस्या है, और जो कृषि वैज्ञानिक है वो भी आ रहे हैं। एक दूसरे से आपस में उनका 2 दिनों तक डिस्कशन चलेगा, जिससे कुछ सकारात्मक विचार किया जाएगा। मिथिला आम महोत्सव में आम प्रेमियों और स्थानीय जनता की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम अयाची नगर युवा फाउंडेशन के बैनर तले ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किया गया। इस विशेष आयोजन में 150 से भी अधिक किस्मों के आमों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें दुर्लभ और पारंपरिक प्रजातियां भी शामिल थी। आमों की इस विविधता ने दर्शकों को न केवल आनंदित किया, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक और कृषि विरासत की झलक भी प्रस्तुत की। साथ ही मिथिला मैंगो फेस्टिवल में आम खाओ प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने समय सीमा में अधिकतम आम खाने की चुनौती को बड़े उत्साह से स्वीकार किया। आम खाओ प्रतियोगिता में 5 मिनट में ईशान कुमार 32 आम खाकर प्रथम, राजेश मंडल 25 आम खाकर दूसरे स्थान पर और हर्षनाथ झा 22 आम खाकर तीसरे स्थान पर रहे। मधुबनी के सरिसप पाही में मिथिला मैंगो फेस्टिवल न केवल स्वादिष्ट फल का जश्न मनाता है, बल्कि आर्थिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के संरक्षण के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। ये एक ऐसा आयोजन है जो आम के शौकीनों, पर्यटकों और मिथिला की अनूठी आम विरासत की खोज में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है और आगे भी खबरों का सिलसिला भारत एट 7 में जारी रहेगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब, आदिवासी और श्रमिक परिवारों के लिए वरदान बनकर सामने आ रही हैं। इन योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो अब तक मुख्य धारा से दूर रहे थे। खासकर छात्रों को शिक्षा में आगे बढ़ने का नया मौका मिल रहा है। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को मिला नोनी बाबू योजना का साथ। श्रमिकों के बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार करेगी मदद। गरीब, आदिवासी और श्रमिक परिवारों को मिल रहा है सीधा लाभ। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के जरिए हो रहा है सामाजिक बदलाव। सैकड़ों परिवारों को मिल चुका है नोनी बाबू योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में गरीब, आदिवासी और श्रमिक परिवारों की मदद के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक प्रमुख योजना है नोनी बाबू मेधावी सहायता योजना, जो खासतौर पर श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत उन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे आगे की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रख सकें। जो उत्कृष्ट नंबर लाते हैं उनको 2 लाख रुपया देते हैं। एक तो 1 लाख रुपया प्रोत्साहन स्वरूप और 1 लाख उनको वाहन खरीदी के लिए। तो आज 31 बच्चों को हमारे प्रदेश के उनको यहाँ पर पुरस्कृत किए हैं, जिसमें 26 बच्चे जो 10th के बोर्ड एग्जाम में टॉपर हुए, उत्कृष्ट नंबर लाए, और 5 बच्चे जो 12th के बोर्ड एग्जाम में उत्कृष्ट नंबर लाए हैं। तो ऐसे 31 बच्चों को पुरस्कृत किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक बदलाव की सबसे मजबूत नींव है। यही वजह है कि इस योजना से अब तक सैकड़ों परिवारों को राहत मिली है और बच्चों को भविष्य के सपने साकार करने का अवसर मिला है। में श्रमवीरों के लिए अनेकों योजनाएं हैं, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी वो जाएंगे अगर, तब भी श्रम विभाग से उनको सहयोग मिलेगा। बीते दिनों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 31 मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया था। 32,000 से अधिक श्रमिकों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। छत्तीसगढ़ में श्रमवीरों के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे तो उनको छत्तीसगढ़ सरकार मदद करेगी। प्रथम 2 वर्षों के बाद मुझे पता चला मुख्यमंत्री नोनी बाबू सहायता योजना के बारे में, जिसके तहत कॉलेज फीस का पूरा भुगतान हो जाता है। और इस योजना से मैं अभी तक लगभग 4 लाख तक की राशि प्राप्त कर चुका हूँ। 4,10,000 रुपये का 2023 और 24 में मिला, जिसका उपयोग मैंने अपने 3rd ईयर और 4th ईयर के कॉलेज फीस भरने के लिए किया। इसका आभार मैं मुख्यमंत्री साहब और विभाग को देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं अब जमीन पर असर दिखा रही हैं। गरीब, आदिवासी और श्रमिक परिवारों के बच्चों को पढ़ाई का नया हौसला मिल रहा है। कभी जिन घरों में किताबें खरीदना भी मुश्किल था, आज वहां से बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। चाहे पढ़ाई देश में करनी हो या विदेश में, सरकार अब इन होनहार बच्चों के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नोनी बाबू योजना न सिर्फ आर्थिक मदद है, बल्कि ये भरोसा भी है कि मेहनत करने वालों को अब आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नोनी बाबू योजना जो है वो संजीवनी का काम कर रही है। और आखिरकार क्यों राजस्थान पुलिस ने ये कहा है कि अब उर्दू फारसी वहां नहीं चलेगी, इस पर भी बताएंगे आपको खबर, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो
कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बात करते हैं राजस्थान की, जहां पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में अब उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब उर्दू और फारसी शब्दों की जगह पर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल होगा। और शनिवार को राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदी शब्दों के इस्तेमाल के लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। मंत्री बेढम ने अपने पत्र में कहा कि उर्दू और फारसी भाषा की समझ न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस में अब नहीं चलेगी उर्दू फारसी, अब हिंदी के शब्दों का होगा प्रयोग। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र। उर्दू फारसी से नए पुलिसकर्मी होते हैं परेशान, हिंदी से आम जनता को समझ आएगी पुलिस की लिखावट। गृह राज्य मंत्री ने कहा, उर्दू अब बोलचाल की भाषा नहीं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिख सुझाव दिया है कि पुलिस विभाग उर्दू और फारसी शब्दों को हिंदी समकक्ष शब्दों में बदलकर अपनी भाषा को सरल बनाए। इसको लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, मैंने डीजीपी को ऐसे शब्दों के चयन के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक पत्र लिखा है। उर्दू और फारसी के शब्द अब चलन में नहीं हैं, हमें हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब वहां से ड्राफ्ट आएगा तब हम इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई छात्र तीसरी भाषा के रूप में उर्दू नहीं पढ़ते हैं, जिससे पुलिस बल में भर्ती होने पर उन्हें उर्दू और फारसी शब्दावली का सामना करने में असुविधा होती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में पुलिस अधिकारियों ने दैनिक पुलिस कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में संशोधन की आवश्यकता जताई है। डायरेक्ट कंपटीशन के बाद जो लोग आते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, डिप्टी बनते हैं और एसपी भी बनते हैं, तो उनको इन उर्दू और फारसी के शब्दों का उच्चारण करने में या इनका अर्थ निकालने में काफी कठिनाई आती है। कई बार कंसल्टेंट भी उनको रखने पड़ते हैं। तो मेरे स्वयं के भी ध्यान में आया और उनका भी कहना था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जवाहर सिंह बेढम ने सुझाव दिया है कि हिंदी भाषा आम जनता के लिए अधिक सुलभ है और नए भर्ती होने वालों के लिए समझना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जब मैं राजस्थान के कई जिलों के दौरे पर गया तो पुलिस अधिकारियों ने मुझे बताया कि ये शब्द अब अप्रासंगिक हो गए हैं, इनमें संशोधन की जरूरत है। मंत्री ने बताया कि उर्दू भी हमारी आम बोलचाल की भाषा से गायब हो रही है, इसलिए हमें शब्दों को सरल बनाना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें समझ सके। मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने जो हिंदी भाषी के लिए जो शब्द काम आने वाले, जो उर्दू और जो फारसी इस तरह के शब्द है, उनको रिमूव करने के लिए एक आदेश पारित किया। निश्चित तौर से ये सराहनीय कदम रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जनता में कुछ ऐसे शब्द थे जो साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में जो काम आते थे, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो समझ में के परे थे। इस पहल को पुलिस अधिकारी, वकील और आम जनों ने भी सराहा है। उनका कहना है कि इससे कानूनी प्रक्रिया भी सरल होगी और आम लोगों को समझने में भी आसानी होगी।
अब राज्य सरकार ने राष्ट्रीय भाषा हिंदी को कानूनी कार्रवाई में उपयोग में लेने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ पुलिस कर्मियों को बल्कि आम जन को भी कानूनी प्रक्रिया को समझने में सीधा फायदा पहुंचेगा। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, राजस्थान। और अब बात ओडिशा की, जहां के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नियुक्ति मेले में 964 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि नई सरकार ने घोषणा पत्र के अनुसार 28,446 सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी। साथ ही कहा कि आने वाले समय और अधिक नियुक्तियां दी जाएंगी। आज जो 10वां नियुक्ति मेला था, इसमें से आज 964 5 विभागों में हम आज नियुक्ति मेला में उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और राज्य सरकार के एक कर्मचारी और अधिकारी के नाते काम करने के लिए आज उनको आशीर्वाद भी किया। और निश्चित रूप से आज तक नया सरकार आने के बाद हमने गवर्नमेंट सर्विस में जैसे हमारा प्रतिश्रुति और मैनिफेस्टो मुताबिक हमने आज तक हमने 28,446 नियुक्ति हमने दे दिए हैं। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।